नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 14 नवंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सत्र के विषय की चर्चा करते हैं। आज है पहला टॉपिक जीका वायरस। तो जीका वायरस का प्रकोप आप देख सकते हैं कि हमारे देश में अभी कोरोना खत्म ही नहीं हुआ है कि जीका का भी खबर सुनने को आ रही है। तो यह जीका वायरस का जो प्रकोप है, भारत में स्वास्थ्य सेवा में सुधार का एक अवसर के रूप में कहा जा सकता है, यानी स्वास्थ्य सेवा में हम सुधार कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि जीका वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और ये कहाँ से आया, इसका इतिहास में थोड़ा सा जाएंगे और वर्तमान में भारत इसके लिए क्या कदम उठा सकता है। दूसरा है S-400 मिसाइल। तो S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। क्या भारत को दिक्कत आ सकती है, काटसा कानून क्या है, अमेरिका क्यों S-400 मिसाइल पर आपत्ति दर्ज करा रहा है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ S-400 यह जो मिसाइल सिस्टम समझौता है, भारत ने रूस के साथ 2018 में किया था, और साथ साथ काटसा कानून की भी चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक होगा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, यानी MP लेड स्कीम। इसके बारे में बात करेंगे। इसको बंद करने की बात की जा रही है, हालांकि न्यायालय ने कहा था कि इसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो यह योजना कब स्टार्ट हुई, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना, तो यह अभी शुरू किया है RBI ने। तो यह इसके पीछे शुरू करने के पीछे क्या कारण है, 3 योजनाओं को इसमें मर्ज किया गया है एकीकृत लोकपाल योजना में। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो मर्ज करना पड़ा। और अंतिम टॉपिक होगा मणिपुर में उग्रवादी हमला। तो यह पूर्वोत्तर की समस्या से संबंधित बहुत सारे संगठन हैं, उनकी मांग क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वह इस तरह के कृत्य क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, उसकी संरचना की चर्चा करेंगे कि कैसे उत्तर को लिखा जाए। अब बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक में कि जीका वायरस आउटब्रेक्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन इंडिया। तो संदर्भ में यही है कि जीका वायरस का प्रकोप भारत में स्वास्थ्य सेवा में सुधार का एक अवसर ला सकता है। पिछले 18 महीनों में विकसित की गई कोविड-19 के लिए प्रयोगशाला की क्षमता को अन्य उभरते संक्रमणों के परीक्षण के लिए बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम 18 महीने में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, तो अन्य जो ये वायरस आ रहे हैं, तो इनसे भी लड़ने की क्षमता के लिए भी वैक्सीन हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छे अवसर हैं। तो जीका वायरस पहली बार 1947 में युगांडा, ये कहाँ है युगांडा, अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों हमेशा याद रखना, जितने भी यह रोग डेवलप होते हैं खासकर अफ्रीका महाद्वीप से ही होते हैं। तो युगांडा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युगांडा जो है विषुवत रेखा पर स्थित है, यानी विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखीय प्रदेश है। तो यह जाहिर सी बात है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह वायरस ज़्यादा सक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो मौसम होता है, देखिए हर चीज़ का एक महत्व है। तो यहाँ पर जैसे जलवायु क्या होगी, तापमान अधिक होगा, वर्षा होगी, वर्षा अधिक होगी तो फिर वहाँ पर आर्द्रता अधिक बनी रहती है और तापमान अधिक रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर ढेर सारे जीव जंतु, वनस्पतियाँ, मॉस्कीटो, इन सब का डेवलपमेंट होता है, इंसेक्ट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बहुत सारी बीमारियाँ उपजती हैं। तो इस तरह से युगांडा, इसकी कैपिटल है कंपाला, याद रखेंगे। तो इस तरह से फिर कुछ वर्षों के बाद मनुष्यों में यह पहचाना गया। और जीका वायरस का पहला प्रकोप 2007 में प्रशांत महासागर में याप द्वीप यानी माइक्रोनेशिया के एक संघीय राज्य में दर्ज किया गया। अब माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, इसको मानचित्र में आप जरूर जाइएगा। तो ये कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ साथ प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देशों के समूह को ओशिनिया कहा जाता है। तो इस तरह से मार्च 2015 में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा यह जीका वायरस का जो प्रकोप बढ़ा, वह ब्राज़ील में बढ़ा। तो ब्राज़ील में यह देखा गया और तब यह मध्य और दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन के कई देशों में यह फैल गया। तो 1 फरवरी 2016 को जीका वायरस के प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में इसे नामित किया। और भारत में जीका वायरस का सबसे पहला प्रमाण 1952-53 से ही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत में जीका वायरस की क्या स्थिति है।
तो भारत में जीका वायरस के पहले 2 प्रकोप 2017 में दर्ज किए गए थे। इसमें जैसे अहमदाबाद और गुजरात में 3 मानव मामले और तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में 1 मामला शामिल था। फिर इसी तरह से 2018 में 2 प्रकोप यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में 130 मामले और राजस्थान में 159। फिर 2021 में कम से कम 3 जीका वायरस के प्रकोप की सूचना मिली, यानी केरल में 89 मामले, फिर महाराष्ट्र में, और दोनों यह जुलाई में हुए। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश में, खासकर कानपुर वाला बेल्ट, वहां पर यह केसेस बहुत ज़्यादा पुष्टि मिली है। तो इस तरह से यह भारत में इसकी स्थिति है। अब यहाँ पर बात आती है कि जीका वायरस है क्या। तो जीका वायरस का संक्रमण क्या है? एक मच्छर जनित यह वायरल संक्रमण है। जैसे एडिज इजिप्टी मच्छर होता है, खासकर यह दिन में काटता है, शाम के समय, शाम होने से पहले, रात्र होने से पहले भी यह काट सकता है। तो इसमें एडीज एल्बोपेक्टिस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे चिकनगुनिया सुना होगा, डेंगू इस समय दिल्ली में फैला हुआ, यह सब वायरस भी फैलाते हैं, यह इसी श्रेणी के हैं। तो जीका वायरस में संक्रमित व्यक्ति के खून को खाने से मच्छर संक्रमित हो जाता है और मच्छर तब अपने काटने से दूसरे लोगों में वायरस फैलने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरह से जीका वायरस खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए यह बहुत ज़्यादा यह सेंसिटिव है, कह सकते हैं। तो इस तरह से संक्रमित महिलाओं से जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उसमें माइक्रोसेफेली यानी उनका सर बहुत छोटा हो जाता है। तो माइक्रोसेफेली एक दुर्लभ जन्म दोष है जिसमें बच्चे का सिर अपेक्षा से छोटा होता है और अन्य संभावित नकारात्मक यानी गर्भावस्था परिणामों में नवजात शिशु में सुनने की समस्याएं, बिगड़ा हुआ विकास, गर्भपात की समस्याएं हो जाती हैं। तो यह जीका वायरस है। तो जीका वायरस कैसे फैलता है? तो मैंने बताया ही आपको, मच्छर के काटने से फैलता है, गर्भवती मां से भ्रूण तक में यह फैलता है। यही कारण है, कहा जाता है कि अप्राकृतिक यौन संबंध से भी यह फैलता है, रक्त के आधान के माध्यम से यह फैलता है, यानी ब्लड किसी को हम दे रहे हैं उस माध्यम से भी यह फैल सकता है। और इसी तरह से जीका वायरस के लक्षण क्या हैं? तो यह लक्षण में जीका वायरस से पीड़ित 80% रोगियों में कोई लक्षण नहीं दिखते, और दिखते भी हैं तो संक्रमित मच्छर के काटने के 2 से 7 दिन, कब से कब तक? 2 से 7 दिन के बीच में, और हल्का बुखार आएगा और ज्वाइंट पेन होते हैं, इसमें मांसपेशियों में दर्द होता है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो इससे बचने का उपाय के लिए अभी तक कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है। तो यह वातानुकूलित या कीड़ों से पूरी तरह सुरक्षित घर में रहें, यानी कि पूरे फुल बाह का कपड़ा पहने और जहां पर पानी इकट्ठा है उसको जो है सफाई करते रहें, और शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें, आसपास के मच्छरों को बढ़ना रोकें, और एक खास बात ध्यान रखें कि जहां पर यह प्रकोप फैला हुआ है वहां जाने से बचें, खासकर गर्भवती महिलाएं। तो इसका उपचार कैसे होता है? तो जीका वायरस के उपचार के तौर पर मरीज को आराम तथा तरल पदार्थों के सेवन, ज्यादातर लिक्विड लेने की बात की जाती है, और इसमें जो डॉक्टर के डायरेक्शन में ही कोई भी दवा ली जाती है। हालांकि इसमें एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन आधारित दवाएं दी जाती हैं ताकि जोड़ों का दर्द और बुखार में आराम मिले। जीका वायरस से बचाव के लिए अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। तो ऐसे में जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब वह 18 महीने में कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर सकता है तो इस जीका वायरस के लिए भी कुछ व्यवस्था कर सकता है। तो इसके लिए भारत को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत को हाल के रोग प्रकोपों का उपयोग देश में रोग निगरानी प्रणाली और स्वास्थ्य डेटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करने के अवसर के रूप में करना चाहिए। पिछले 18 महीनों में विकसित की गई कोविड-19 के लिए प्रयोगशाला क्षमता को अन्य उभरते संक्रमणों के परीक्षण के लिए बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में मामले दर्ज किए गए हैं या किए जाते हैं वहां सक्रिय मामलों के निष्कर्ष और निगरानी और मच्छर नियंत्रण उपायों, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए जो वहाँ पर कह सकते हैं कि प्रजनन स्थलों और जन जागरूकता अभियानों को खत्म करना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और यह राज्य सरकार के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी समय है। और इसके साथ साथ नगर निगम वेक्टर जनित रोगों के खिलाफ संयुक्त कार्य योजना विकसित करेंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए जिम्मेदारियों को साझा कर सकते हैं। वायरल रोगों का उभरना और फिर से उभरना आंशिक रूप से अपरिहार्य है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि अधिकांश भारतीय राज्यों ने पहली बार जीका वायरस की सूचना दी है, और जीका वायरस के लिए परीक्षण किट के साथ निगरानी और प्रयोगशालाओं को लैस करने की आवश्यकता है, और एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली
करने की आवश्यकता है, जिससे इस महामारी से भी हम निपट सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण या पेज नंबर 14 पे आया हुआ है, जीएस के सेकंड पेपर आईआर में डाल सकते हैं, विल इंडिया बी सैंक्शन फॉर S-400 परचेज। तो यहां पर यह दिया गया है क्या भारत को S-400 खरीद के लिए मंजूरी दी जाएगी? यदि अमेरिका दंडात्मक उपायों के साथ आगे बढ़ता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? यानी अमेरिका अगर इस दंडात्मक उपाय का प्रयोग करेगा तो क्या भारत की यह जो योजना है या भारत ने जो रूस के साथ यह समझौता किया है, क्या यह खटाई में पड़ जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। भारत को इसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्क, चाहे वह पाकिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान की भी बात की जाए, चूंकि अफगानिस्तान में अभी यहाँ पर तालिबान सरकार है और तालिबान से अभी तक अगर कहा जाए तो भारत के बहुत ही अच्छे रिश्ते नहीं हैं, और इधर चीन मुंह बाए खड़ा हुआ है। तो इस तरह से इन तीनों ओर की क्षेत्रों से समस्या से निपटने के लिए S-400 भारत के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे में अमेरिका अगर इन दंडात्मक उपायों का प्रयोग करता है तो भारत की रक्षा पंक्ति कहीं ना कहीं कमजोर दिख सकती है। तो इस तरह से इस पर ध्यान देना आवश्यक है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह से, चूंकि अमेरिका अपने उसमें संशोधन भी करना चाहिए, उसको आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो यह जो है इन सब बातों पर, तो रूसी मिसाइल रक्षा कवच भारत को चीन और पाकिस्तान के खतरों से निपटने में कैसे यह मदद करेगा, तो यही मैंने बताया। चूंकि चीन के पास 2018 में ही S-400 मिसाइल के साथ जो है हो गया है, यही कारण है कि अमेरिका ने इस पर भी बैन कर दिया था। तो यह जो है भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस मिसाइल, थोड़ा सा जान लीजिए कि S-400 समझौता है क्या। तो ये 2018 में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील फाइनल हुई थी, और यह दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है सिस्टम। यानी भारत को इस पर तकरीबन $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स की खरीद कर सकता है। और S-400 क्या है? यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकती है, और S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, माना जाता है। और यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होता है, और यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। तो रूस इसको 2007 से ही कमीशन किया है। तो इस तरह से टर्की और चीन यह सब लेने, और सऊदी अरब भी जो है इच्छा जताई है, लेकिन अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है। तो इसके लिए काटसा कानून है। तो और देखिए काटसा कानून कब आया था? 2017 में आया था। भारत ने डील कब की थी? 2018 में की थी। तो भारत ने यह डील करके यह अमेरिका को बता दिया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वह किसी के दबाव में नहीं आ सकता, भारत की संप्रभुता को कोई चेतावनी नहीं दे सकता। इस तरह यह आशा लगा सकते हैं कि भारत, रूस और अमेरिका दोनों के साथ उसके संबंध हैं। तो इस तरह से अगर वह यह कानून 2018 में, इसमें मेन यह महत्वपूर्ण है कि ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता पर नियंत्रण करने के लिए यह कानून लाया गया था। और यह अधिनियम प्राथमिक रूप से अगर बात किया जाए तो रूसी हितों, यानी रूस से जो है रूसी हितों जैसे कि तेल गैस उद्योग, रक्षा एवं सुरक्षा तंत्र तथा वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों से संबंधित है। तो जो है अमेरिका भारत को यह कह सकते हैं कि लब्बो लुबाब दे सकता है। वह कह सकता है कि आपको मैं इससे एडवांस तकनीक की मिसाइलें दूंगा, क्योंकि भारत का अभी भी रक्षा जो व्यापार है सबसे ज्यादा रूस के साथ होता है। तो ऐसे में जो है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो इस तरह से अमेरिका यह चाह रहा है कि भारत से उसके संबंध और प्रगाढ़ हो जाएं, और यह जो है S-400 डील, लेकिन भारत इसे नहीं खत्म करेगा। इसके साथ साथ अमेरिका से भी वह डील कर सकता है। तो इस तरह से भारत दिसंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक द्विपक्षीय बैठक के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन यह $5.4 बिलियन की रूसी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का आगमन भी है, दिसंबर में आएगा। तो इस रक्षा कवच S-400 भी अगले महीने आने की उम्मीद है। तो ऐसे में यह अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां, और आपने देखा होगा कि पिछले महीने ही वहां के विदेश मंत्री आए थे अमेरिका के, और उन्होंने बोल दिया था सीधे सीधे कि यह काटसा कानून के खिलाफ है, और S-400 मिसाइल यह बहुत ही खतरनाक है, और यह देशों के लिए आपस में यह शांति स्थापित नहीं कर सकती है। तो काटसा कानून यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसमें कह रहे काटसा किस तरह के प्रतिबंध, यानी वह प्रतिबंध लगा देता है कि बिना उत्तरी कोरिया और रूस के साथ सैन्य जुड़ाव बढ़ाने में वह सक्षम नहीं है। तो इस तरह से क्या अमेरिका ने S-400 की बिक्री के पहले काटसा का इस्तेमाल किया था?
तो हमने बताया ही कि 2 बार इसका प्रयोग कर चुका है। इससे पहले चीन और तुर्की पर वह प्रतिबंध लगा चुका है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट दिया है। लेकिन अब यह भारत के बारे में बात की जा रही है कि भारत पर किस तरफ झुक रहा है बाइडेन प्रशासन। तो बाइडेन प्रशासन ने अभी तक इस बात का कोई पुख्ता संकेत नहीं दिया है। और पिछले महीने दिल्ली की यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन ने कहा था कि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि S-400 खतरनाक है और किसी के सुरक्षा के हित में नहीं है। लेकिन यूएस में कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत को छूट देना अन्य लोगों के लिए गलत संकेत, यानी अगर देखिए भारत का दबाव है, क्योंकि भारत के प्रवासी भारतीयों का दबाव है। आज अमेरिका की मिनिस्ट्री में 20 से अधिक भारतीय उसमें जो है अनिवासी भारतीय हैं। तो ऐसे में भारत लॉबिंग कर सकता है। तो अब ऐसे में अगर भारत को छूट देते हैं तो अब यहीं पर अमेरिका इस बात पर अडिग हो सकता है कि अगर मैं आपको छूट दूंगा तो अन्य देश भी S-400 खतरनाक मिसाइल का समझौता रूस के साथ कर लेंगे। तो ऐसे में जो है अब देखना है कि बाइडेन प्रशासन क्या करता है। तो इस तरह से भारत की स्थिति क्या है, तो भारत ने अब तक अमेरिकी विरोध का सामना नहीं किया है। दिसंबर में पहली बार S-400 डिलीवरी प्राप्त करने के लिए निर्धारण है। अगर यह प्राप्त हो जाती है तो इससे यही हम कयास लगा सकते हैं कि भारत अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ भी उसके संबंध है और भारत की अपनी एक संप्रभुता है। उस संप्रभुता को अक्षुण्ण वह बनाए हुए है। तो भारत की S-400 डील इतनी अहम क्यों है? तो वर्तमान में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है और इसे गेम चेंजर कहते हैं। तो S-400 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। IAF की घटती लड़ाकू स्क्वाड्रन ताकत के कारण यह प्रणाली वायु रक्षा क्षमता के अंतराल को भी दूर करेगी। S-400 को राष्ट्रीय वायु रक्षा वास्तुकला में एकीकृत करना बहुत आसान होगा, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में रूसी वायु रक्षा प्रणालियां हैं और एक प्रमुख कारण भारत ने अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों का एक व्यवहार विकल्प के रूप में नहीं माना है। तो राजनीतिक और परिचालन दोनों कारणों से यह सौदा बिना किसी लोभ के है। तो अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बारे में पूछे जाने पर रूस में निवर्तमान भारतीय राजदूत ने यही कहा कि भारत वह करेगा जो हमें करना है और भारत के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को संरक्षित करने के लिए भारत सक्षम है। इसके अलावा S-400 खरीदना मोदी सरकार और अपने रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर देने का एक तरीका भी है। तो भारतीय विदेश नीति का यह घोषित सिद्धांत ट्रंप प्रशासन के दबाव में डगमगाया जब भारत ने 2019 में प्रतिबंधों के खतरे पर ईरानी तेल खरीदना बंद करने पर सहमति व्यक्त की। तो एक ऐसा कदम माना जा रहा है कि क्या हो सकता है S-400 पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। तो अभी आगे की यह परिस्थितियां देखने के बाद ही पता चले। तो इस तरह से भारत को आगे की राह यही है कि भारत को अपनी डिप्लोमेटिक यानी कूटनीति और जो है विदेश नीति को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस डील को भी सुरक्षित रखना है। साथ साथ अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को भी प्रगाढ़ता बनाए रखना है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। जीएस के सेकंड पेपर में इसमें सरकारी योजनाओं के तहत डाल सकते हैं। विल एमपी लेट्स बी चेंज फॉर पोस्ट पैंडेमिक नीड्स। तो यह जो है बहुत ही अच्छा है कि संदर्भ में यही है कि क्या एमपी लेट्स को महामारी के बाद की जरूरतों के लिए बदला जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ष 2020 में एमपी लेट्स के तहत जो स्कीम के तहत जो आवंटित राशि थी उस पर रोक लगा दी गई। इस योजना के वापस लागू होने के साथ क्या केंद्र गरीब छात्रों के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप खरीदने के लिए सांसदों के आह्वान पर ध्यान देगा? तो इसमें सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि यह योजना है क्या। तो एमपी लेड यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना केंद्रीय सरकार की एक योजना। यह योजना 1993 में तब पीवी नरसिंह राव की सरकार हुआ करती थी के दौरान प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 50 लाख के अनुदान के साथ लॉन्च किया गया था। फिर 1994 और 95 में इसकी राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। फिर 2 करोड़ का तीसरा संशोधन 1997 और 1998 में किया गया। फिर जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार आई तो 2011-12 में इसे 5 करोड़ कर दिया गया। तो विभिन्न दलों के सांसदों की ओर से नियमित रूप से राशि को और बढ़ाने की मांग की जा रही है। यह कैसे काम करता है? तो प्रत्येक लोकसभा सदस्य को एक जिले को नोडल जिले के रूप में नामित करना होता है और जिला मजिस्ट्रेट योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की फंडिंग और निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। यानी एक लोकसभा सदस्य अकेले अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों की सिफारिश
कर सकता है। और जबकि एक राज्यसभा सदस्य राज्य में कहीं भी कार्यों के लिए धन का उपयोग, इसका मतलब क्या हुआ, यानी लोकसभा जैसे मान लीजिए कि वह गाजियाबाद सीट से है तो गाजियाबाद के ही विकास के बारे में वह आवंटन कराने का प्रयास कर सकता है। तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संसद के दोनों सदनों में गैर प्रभावित क्षेत्रों के सांसद आपदा प्रभावित स्थानों में प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए के अनुमानित कार्यों की भी सिफारिश कर सकते हैं। तो इसमें विवाद क्या है? इस योजना को पहली बार 1999 में जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख भीम सिंह और एक गैर सरकारी संगठन कॉमन काज द्वारा चुनौती दी गई थी। तो उन्होंने यह आरोप लगाया था कि किसी दिशा निर्देश के अभाव में सांसदों द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है। और 2005 में तो एक स्टिंग ऑपरेशन में कुछ सांसदों को योजना के तहत परियोजनाओं के लिए काम देने के लिए ठेकेदारों से कथित तौर पर पैसे की मांग करते हुए दिखाया गया था। और इस खुलासे से दोनों सदनों के सदस्यों को निष्कासित भी कर दिया गया था। और 2006 में यह योजना उन आरोपों के कारण सुर्खियों में आई थी कि तत्कालीन चुनाव आयुक्त नवीन चावला के परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को इस योजना के तहत धन मिला था। और अंत में 6 मई 2020 को योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा था कि केवल यह आरोप लगाना है कि फंड के दुरुपयोग की संभावना है, योजना को खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। हालांकि इस योजना में सुधार का सुझाव दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो योजना को कब स्थगित किया गया था? तो जैसा कि मैंने बताया ही कि कोरोना काल में, चूंकि उस समय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा रही थी, ऐसे में देश ने एक एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया और ऐसे में एमपी लैट को बंद करने की बात की गई, उसे 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। और सरकार ने तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए यह आखिरी पैसे की जरूरत है। और 2 वर्षों के लिए 7900 करोड़ के इस योजना के बजट को भारत की संचित निधि में सम्मिलित किया गया था। और इस कदम की विपक्षी सांसदों ने इवन आलोचना भी की थी, जिन्होंने कहा कि राज्य सरकारें पहले से ही नकदी की तंगी से जूझ रही हैं और उन्हें इस योजना के तहत धन की सख्त जरूरत है। फिर इसे कब और क्यों बहाल किया गया? तो देश में कोरोना महामारी के दौरान बिगड़ते हालात अब देखा जाए तो आर्थिक रिकवरी की राह पर हैं। तो ऐसे में एमपी लैड यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने के साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 तक एमपी लैड्स को जारी रखने का फैसला भी लिया गया है। तो इस तरह से 2021-22 के लिए यह केवल एक आंशिक बहाली है, क्योंकि प्रत्येक सांसद के लिए 5 करोड़ के बजाय यह राशि केवल 2 करोड़ ही होगी। तो ऐसे में यही बात आती है कि क्या यह बदलाव अपेक्षित है? तो कोविड-19 महामारी ने नीतिगत निर्णयों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को मजबूर कर दिया और सरकार महामारी के बाद की दुनिया के अनुकूल योजना को परिष्कृत कर सकती थी। वर्तमान में धन केवल टिकाऊ संपत्ति पर खर्च किया जाना है, लेकिन कई सांसदों ने मांग की है कि गरीब छात्रों के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप पर खर्च किए जाने वाले धन के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ऑनलाइन शिक्षा से चूके नहीं हैं। भविष्य जैसा कि उन्होंने महामारी में के दौरान किया था, तो इस तरह से एमपी लैड पर राज्यसभा की स्थायी समिति की बैठक में भी यह अभी हाल ही में मुद्दा उठाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जीएस के सेकंड पेपर में डाल सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत। यह भी पेज नंबर 14 पे ही है। यहाँ पर दिया गया है गिल्स फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। तो खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना, यानी नई योजना छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने की अनुमति कैसे देगी? तो 3 अलग अलग लोकपाल योजनाओं को क्यों निरस्त किया गया और तीनों को मिलाकर के एकीकृत लोकपाल योजना बनाया गया। आरबीआई ने फरवरी में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकों के लिए खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना के प्रस्तावों की घोषणा की थी और जिसका अभी 12 नवंबर को अनावरण किया गया। तो इसमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है खुदरा प्रत्यक्ष योजना क्या है। तो यह खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत छोटे निवेशक अब सरकारी प्रतिभूतियों या बॉन्ड को सीधे म्यूचुअल फंड जैसे मध्यस्थ के माध्यम से बिना खरीद या बेच सकते हैं। और इस योजना के तहत खुदरा एकल निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट जिसे आरडीजी खाता वह खोल पाएगा। तो इस निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करके यह निवेश किया जा सकता है, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक निर्गमन, यानी निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में भाग लेने के लिए गैर प्रतिस्पर्धी योजना
और एसजीबे जारी करने हेतु प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश के अनुसार बोली लगा सकते हैं। और द्वितीयक बाजार के रूप में तो निवेशक एनडीएस और ओएम यानी ऑड लॉट एंड रिक्वेस्ट फॉर कोट सेगमेंट पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो आरबीआई के साथ सीधे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता खोलने के इच्छुक निवेशक योजना के उद्देश्य के लिए स्थापित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब उपयोगकर्ता के मोबाइल फोन पर भेजे गए पासवर्ड की सहायता से खाता सक्रिय हो जाता है तो निवेशकों को प्राथमिक बाजार या द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने की अनुमति होगी। और बोली के लिए न्यूनतम राशि 10,000 रुपए और उसके बाद 10,000 के गुणक में होगी। तो इस तरह से भुगतान नेट बैंकिंग या यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है। आरबीआई ने 12 नवंबर को अधिसूचना में कहा कि खुदरा प्रतिभागी सरकारी प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिलों की प्राथमिक नीलामी के गैर प्रतिस्पर्धी खंडों के तहत प्रतिभूतियों के लिए बोली लगाएंगे। तो अब बात आती है कि इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आरबीआई ने यही कहा है कि यह योजना निवेशक आधार को व्यापक बनाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि व्यापक बनाने और खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार यानी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में बढ़ी हुई पहुंच प्रदान करने में यह मदद मिलेगी। तो उधार लेने में महत्वपूर्ण वृद्धि, जो बुनियादी ढांचे, सामाजिक वित्त पोषण को बढ़ावा देने की उम्मीद है कि यह योजना भारत को कुछ चुनिंदा देशों में रखने वाले एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार जिसके पास समान सुविधाएं हैं। यह योजना दूसरों के बीच 2021-22 में सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगी। सरकार 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले इस वर्ष रुपए 12 लाख करोड़ तक का उधार देने का इरादा रख रही है। आरबीआई एक एकीकृत लोकपाल क्यों स्थापित कर रहा है? तो इस योजना की शुरुआत से पहले आरबीआई के पास बैंकों, एनबीएफसी और गैर बैंक प्रीपेड भुगतान जारीकर्ताओं के संबंध में विवाद समाधान में सहायता के लिए 3 अलग अलग लोकपाल योजनाएं, वे 22 लोकपाल कार्यालयों के माध्यम से आरबीआई द्वारा संचालित की जा रही थी। तो एकीकृत योजना की शुरुआत के साथ पहले वाले निरस्त हो गए जब नियामक ने फरवरी में एक एकीकृत लोकपाल के प्रस्ताव का अनावरण किया। तो यही कहा कि वह विवाद समाधान को अधिक सरल, कुशल और उत्तरदायी बनाना चाहते हैं। इसलिए 3 लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करने और शिकायतों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण को शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया। और इसका उद्देश्य शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को आसान बनाना है, ग्राहकों को एक केंद्रीकृत संदर्भ बिंदु के साथ एकीकृत योजना के तहत अपनी शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाना है। तो आरबीआई 3 साल के लिए लोकपाल और एक उप लोकपाल की नियुक्ति करेगा और शिकायतें या तो केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र या आरबीआई के कार्यालयों में की जाएंगी और या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियामक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से की जाएंगी। तो इस तरह से निर्णय लंबित शिकायतों के बारे में क्या होगा? तो जैसे भाई जो कि मान लीजिए ये 3 योजनाओं को बंद किया जा रहा है, तो जो लंबित शिकायतें उसको के बारे में क्या होगा? तो पहले की 3 योजनाओं को निरस्त जो कर दिया गया है। तो आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि लंबित शिकायतों, अपीलों को संबंधित लोकपाल योजनाओं के प्रावधानों और उसके तहत जारी रिजर्व बैंक के निर्देशों द्वारा शासित होना जारी रखा जाएगा। अब बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पे आई हुई है यह खबर, असम राइफल्स ऑफिसर्स फैमिली किल्ड इन मणिपुर एम्बुश। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है एम्बुश, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें जैसे देखिएगा, अभी मैंने बताया है 2 प्रकार का होता है एम्बुश। इसमें मतलब घात लगा करके मारना किसी को, मतलब पहले से ही पूर्व सुनियोजित ढंग से। तो इसमें जो है जैसे रेकी भी की जाती है। तो अम्बुश का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक यू के आकार का है, अब यह जो है मान लीजिए यहाँ से व्यक्ति इसमें इंटर किया तो इस बार यू को ओ बना दिया जाता, अब इसी में यह फंस जाता है और उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो इसमें यही है। तो इस हमले में 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवानों और उनके परिवारों के 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई और यह घटना म्यांमार सीमा से लगे चूरा चांदपुर जिले में घटी। यह मणिपुर में है। तो यह म्यांमार सीमा से एकदम लगा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो यहाँ पर वो है। तो इस हमले में पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक और पीएलए समूह के हाथ का होने का शक है। तो इसमें जो अलग होमलैंड की मांग करने वाले मणिपुर के उग्रवादी संगठन पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ
कंगली पाक को इस हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है। इस हमले में आईईडी विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। आईईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के द्वारा हमला किया गया है। तो इस तरह से यह अम्बुश, मैंने बताया कि एक अचानक किया गया हमला है, एक छुपी हुई जगह से बिना किसी संदेह के चलते हुए थोड़ी देर के लिए रुके दुश्मन की पार्टी पर किया गया हमला, जो कि छोटे दर्जे की कार्रवाई है और हमले के बाद उस इलाके को छोड़ दिया जाता है और अम्बुश में सरप्राइज का पूरा फायदा उठाया जाता है। यानी एकाएक वह सोचा भी नहीं होगा और अटैक कर दिया जाता है। तो इसमें काउंटर अम्बुश भी होता है। दुश्मन के द्वारा लगाए गए अम्बुश को नाकाम करने के लिए जो कार्रवाई या हमले को काउंटर अम्बुश कहते हैं, इसकी भी एक मॉक ड्रिल होती है। हालांकि यह प्रयोग उग्रवादी संगठन भी कर रहे हैं। इसमें जैसे मौके का अम्बुश और तैयारी का अम्बुश, यह दो प्रकार का होता है। तो इसमें जो है पहले से ही तैयार किया जाता है कि यहाँ पर निश्चित जगह पर हमला करना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है कि एकाएक आतंकवादी या उग्रवादी संगठन दिखाई देते हैं, तो इस तरह से। और दूसरे वाले में क्या है, रेकी की जाती है। काफी दिनों तक वहाँ के लोकल के द्वारा यह पूछा जाता है कि यहाँ पर बराबर आमद रफ्त बनाई हुई है, लोग आ रहे हैं, उग्रवादी संगठन यहाँ पर सक्रिय हैं, तब उस पर जो है अटैक किया जाता है। और मैंने बताया है कि ऐसे यू आकार का, हालांकि एक ओ पहले से ही रहता है, अगर उसके बाद भी इसमें प्रवेश कर गया और इसको इसमें ऐसे बंद कर दिया गया। जैसे देखा होगा आपने, पानीपत का फर्स्ट बैटल में बाबर ने तुलगमा पद्धति की थी। तो उसने जो है, जैसे मान लीजिए कि यह विरोधी गुट इधर एंट्री कर रहा है, तो यह इधर सामने से तो लड़ाई लड़ रहा है, इधर पीछे से भी वह घेर लिया और इधर से भी, तो चारों तरफ से घेर करके वही पानीपत का प्रथम बैटल जीता था बाबर ने और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से यह देख सकते हैं, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक, यह एक प्रतिबंधित पीपुल रिवोल्यूशनरी है जो हर साल 13 नवंबर को काला दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि 1978 को इसके कुछ शीर्ष नेताओं को अर्धसैनिक सीआरपीएफ और मणिपुर राज्य पुलिस के संयुक्त बल ने मार दिया था। और पीएलए का उद्देश्य है, पीएलए की स्थापना 25 सितंबर 1978 को विश्वेश्वर के नेतृत्व में की गई थी और पीएलए का लक्ष्य पूरे पूर्वोत्तर को कवर करते हुए एक क्रांतिकारी मोर्चा तैयार करना है। यह हम कह सकते हैं कि मणिपुर को भारत से अलग करने के लिए मैती, नागा और कुकी समेत सभी जातियों को एकजुट करना है। हालांकि पीपीएल एक मैती संगठन है और खुद को एक ट्रांस आदिवासी संगठन होने का दावा करता है। इसके अलावा पीएलए गैर मैतियों का भी नेतृत्व करने की कोशिश में लगा रहता है। तो इस तरह से पीएलए में जो है यह डिवीजन है, 4 डिवीजन शामिल हैं। तो मणिपुर की जो घाटी के सदर हिल पश्चिमी क्षेत्र है वह, और पूर्वी घाटी में सदर पहाड़ी क्षेत्र है, मणिपुर में संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र और मणिपुर का इम्फाल क्षेत्र। तो इसमें प्रत्येक डिवीजन में अपने रैंकों में एक कमांडर, लेफ्टिनेंट, सार्जेंट और लॉन्स कॉर्पोरल होते हैं। तो पीएलए के कार्यकर्ता अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और यह समूह कथित तौर पर बड़े पैमाने पर जबरन वसूली के कार्यों में भी शामिल रहता है। अब इसकी मंशा क्या है, पीएलए के और कहां-कहां से तार जुड़े हुए हैं? तो पीएलए के कह सकते हैं 80 के दशक के दौरान उत्तरी म्यांमार में सोमरा ट्रैक्ट से परे चल्लम में अपने मुख्यालय में तत्कालीन यूनाइटेड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड द्वारा गुरिल्ला युद्ध में इन्हें प्रशिक्षित किया गया था। पीएलए के पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के साथ भी संपर्क होने की खबर है। पीएलए के साथ आईएसआई के बीच गठजोड़ की बात जनवरी 1991 की आरपीएफ पीएलए की एक राजनीतिक शाखा है के वित्त सचिव ने जो है बताई थी, सामने आई थी। पीएलए की बांग्लादेश में निर्वासित सरकार है जहां पीएलए ने सिलहट जिले में कई ठिकाने स्थापित किए हैं। वहीं वर्तमान में म्यांमार में 2 शिविर और बांग्लादेश में 5 शिविर इसके मौजूद हैं। बताया जाता है कि इन शिविरों से करीब 1000 उग्रवादियों ने हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भी क्षेत्र, अगर हम बात करें, ये क्षेत्र इधर आप देख सकते हैं चीन वाला क्षेत्र है, तिब्बत चीन पूरा, और इधर म्यांमार का क्षेत्र है। तो यह जो है म्यांमार में भी सैन्य शासन चल रहा है, तो यहाँ भी स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं। और इधर चीन से हमारे रिश्ते इस समय काफ़ी जो है, कोरोना काल में ही आप देखे होंगे कि ऊपर गैलवान घाटी में कितना ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। तो अब ऐसे में चीन इन उग्रवादियों को पक्षपोषित करने का कार्य कर सकता है। तो भारत को ऐसे में बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करना होगा और इस तरह की घटनाओं को अंजाम होने से बचाना होगा। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। पूर्वोत्तर भारत के संघर्षों ने न केवल इस भारतीय राज्य पर ध्यान संकेंद्रित हुआ है, अपितु अंतर समूह और समूह अभ्यंतर आयाम भी प्रकट हुए हैं। तो पूर्वोत्तर भारत की जो संघर्ष की समस्या कोई आज ये नई समस्या नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत ये जो वजह से बताया ने पीएलए बताया, तो
तो यह सारे संगठनों को जो है इसमें आपको बताना होगा। तो इसमें सबसे पहले भूमिका को लिखना है, यह समस्या क्या है, और मध्य भाग में इन्हीं इन्हीं लोगों को बारे में बताना है कि इनको कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, और प्रासंगिक उदाहरण जो जो घटनाएं हैं उनको भी लेकर के, और भारत सरकार जो गृह मंत्रालय इसके लिए क्या कदम उठा रहा है उसको भी चर्चा करते हुए आपको अंत में निष्कर्ष पे पहुंचना है। तो यह बहुत ही सुंदर उत्तर निकल कर आएगा। और दूसरा प्रश्न है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कीजिए और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए। तो इसमें जैसे कि अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, तो इसमें सबसे पहले ये योजना है क्या, यह कब स्टार्ट की गई थी भूमिका में बताते हुए, और इस पर जो है कब इसे रोक इस पर लगा दी गई थी, और फिर बीच में इसके बारे में इससे क्या फ़ायदा हुआ। बहुत सारे मतलब हजारों लाखों परियोजनाओं में जो है सहायता मिली और लोगों को इसका लाभ मिला, और इस तरह से निष्कर्षता कह सकते हैं कि जो है इसमें आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ इस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यह आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।